हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स के क्वेश्चंस देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट जेनेटिक्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होता है। इसमें से जो मेजर क्वेश्चंस है, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है, उसको आज हम देखेंगे और कैसे आंसर कर सकते हैं, कैसे बेटर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आंसरिंग टेक्निक से, ये आज देखेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। व्हाट आर द बेसिक गुड वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है हमको कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर बेसिकली एक मीडियम होता है जो जिसके थ्रू हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के जाते हैं हमारे होस्ट ऑर्गेनिज्म तक। ठीक है, तो ये जो वेक्टर होता है इसके सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये होने चाहिए कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो स्पेस है जहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, रेप्लिकेशन फोर्क जहाँ से बनता है। तो अगर हम इस एरिया में, इस जगह पर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोन करेंगे तो कॉपी नंबर बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके अलावा जो प्लास्मिड हो वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो, यानी कि उसका जीनोमिक डीएनए से कोई ज़्यादा रिलेशन मत हो, जीनोमिक डीएनए के कंट्रोल में मत हो। वो जैसे कि जो हम प्लास्मिड यूज़ करते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर का। तो एक फ़ायदा होता है कि वो जीनोमिक डीएनए के कंट्रोल के अंदर नहीं होता है और वो एक्स्ट्रा और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड कराता है हमारे बैक्टीरिया को। इसके अलावा जो वेक्टर होना चाहिए उसके पास उसके पास रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होने चाहिए वेल नोन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो वेल नोन है उनके लिए रिकॉग्निशन साइट्स होने चाहिए, लेकिन सिर्फ एक साइट ही होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा साइट हो जाएगा तो मल्टीपल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस कर देगा और हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ एंजाइम यूज्ड इन genetic engineering and which one do you consider the most specific and why। सबसे स्पेसिफिक जो एंजाइम है, सबसे स्पेसिफिक एंजाइम जो होता है वो होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है उनका जो डिस्कवरी थी उसका मेन पॉइंट ही यही था कि उनकी जो डिस्कवरी थी वो बेसिकली इस बेसिस पर हुई थी कि बैक्टीरियोफाज को मारने वाले कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स बनाता है इकोलाई, जिसमें से एक एंजाइम जो है वो बैक्टीरियोफाज के डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक प्लेसेस पे, और दूसरा एंजाइम जो है वो मिथाइलेशन करता है और इनएक्टिवेट करता है बैक्टीरियोफाज के डीएनए को। तो हमने जो एंजाइम कटिंग करता था बैक्टीरियोफाज के डीएनए को, उस एंजाइम को एक्सट्रैक्ट करके मॉलिक्यूलर सीजर्स बनाया गया। और बाद में ये पता लगने लग गया कि ये जो एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया के पास ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, वो एंजाइम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में के डीएनए में कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस कैरी करते हैं। यानी कि सारे ऑर्गेनिजम्स के डीएनए में कुछ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं जिनको ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स रिकॉग्नाइज करती है और कट करती हैं। इनके अलावा बहुत सारे जो नेचुरल एक्सट्रैक्टेड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, उसके अलावा बहुत सारे आर्टिफिशियल एंजाइम्स भी कंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं। इसके अलावा डीएनए लाइगेज, जैसे हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं जो काटने का काम करती हैं, वैसे ही डीएनए लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं, क्योंकि इसका जस्ट ऑपोजिट काम करते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स बने हैं, जो स्टिकी एंड्स या ब्लंट्स एंड बनते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के कट करने से, उनको ज्वाइन करने का काम करता है डीएनए लाइगेज। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्टेज या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बेसिकली वायरसेस के पास होता है, क्योंकि उनके जो जीनोम होता है आरएनए, उससे डीएनए यानी कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का डीएनए बनाने में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद पड़ती है, ताकि ट्रांसक्रिप्शन सक्सेसफुल हो सके, डीएनए बन सके, और डीएनए से फिर उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए में इनकॉर्पोरेशन होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस इज द सेम थिंग जो न्यूक्लिक एसिड को कट करता है। डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन में पॉलीमराइज करने वाला जो एंजाइम होता है उसको हम लोग पॉलीमरेज कहते हैं। अगर डीएनए पॉलीमराइज कर रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज, अगर ट्रांसक्रिप्शन में पॉलीमराइजेशन हो रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज। Let's go to next. How genetic engineering has benefited agricultural field। एग्रीकल्चर फील्ड में जेनेटिक इंजीनियरिंग को कैसे बेनिफिट हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो एग्रीकल्चर में हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, वो है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस
से बनाए हुए प्रोडक्ट्स। बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है जिसकी मदद से हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जैसे कि बीटी कॉटन और बीटी कॉर्न। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। बीटी कॉटन में क्या होता है, बीटी कॉटन में हम प्लांट में पहले से हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट कर देते हैं। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ये एक ऐसा प्रोटॉक्सिन बनाता है प्लांट के अंदर, जो जब एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के पेस्ट इंजेस्ट करते हैं तो उनके गट में जाकर के एल्कलाइन पीएच में जाकर के वो एक्टिवेट होते हैं और उनके मिड गट एपिथेलियल सेल्स में को हार्म करके उनके गट में पोर्स क्रिएट कर देते हैं, जिसके कारण उस पेस्ट की डेथ हो जाती है बेसिकली। तो ये बीटी कॉटन जो है ये बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन है, यानी कि स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम एप्लीकेशंस कहते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स को, यानी कि स्पीशीज एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए एक बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम पेस्ट के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि सिर्फ उसी पेस्ट को ये हार्म करेगा जिसके लिए ये बनाया गया है, जिसके लिए ये नेचुरली इनेबल्ड है, और बाकी दूसरे पेस्ट को या फिर बाकी दूसरे प्लांट को भी किसी को भी हार्म नहीं कर सकता। इसके अलावा एग्रीकल्चर फील्ड में सेमी ड्वार्फ वेराइटीज बनाई गई हैं बहुत सारी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को करके। इसके अलावा बायो फोर्टिफिकेशन हुआ है फूड का, जैसे कि गोल्डन राइस एक एग्जाम्पल है। गोल्डन राइस एक बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम्पल है जिसमें जो कि विटामिन ए इनरिच्ड राइस है, जिसे हम लोग गोल्डन राइस कहते हैं। इसके अलावा आयरन इनरिच्ड राइस भी बनाया गया है। इसके अलावा फॉलिक एसिड इनरिच्ड फूड प्रोडक्ट्स भी बनाए गए हैं, और ऐसे फूड प्रोडक्ट्स भी बनाए गए हैं जिनके अंदर टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन जैसे अमीनो एसिड्स की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स? जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स का ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रोडक्शन मिल सके, जितना कम से कम हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम कर सके। इसके अलावा अगर कम क्वांटिटी में हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके, अगर कम क्वांटिटी में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जा सकता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा, न सिर्फ पॉवर्टी के लिए बल्कि सिंगल सेल प्रोटीन के हिसाब से भी। सिंगल सेल प्रोटीन एक तरह का कॉन्सेप्ट है जिससे एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट कैपेसिटी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स का क्रॉप्स के हिसाब से देखें तो एक डिजीज रेजिस्टेंस एक पॉइंट है। डिजीज से रेजिस्टेंस एक पॉइंट है। डिजीज से रेजिस्टेंस के अलावा टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, टू रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, बायोफोर्टिफिकेशन। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स, सिंथेटिक प्लांट्स बनाना जो कि ऑलरेडी बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के पेस्ट से रेजिस्टेंट हो, जो कि रेजिस्टेंस के अंदर ही आ जाता है। इसके अलावा हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स क्रिएट करना, यानी कि हमको मालूम है कि जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, न सिर्फ जिन ऑर्गेनिज्म के लिए हम यूज़ कर रहे हैं बल्कि बाकी के इकोसिस्टम के लिए भी। वो अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम को भी बहुत हार्म करते हैं, प्लांट को बहुत हार्म करते हैं, और जो भी कंज्यूमर्स होने वाले हैं उस प्लांट के उनके तक बहुत हार्म करते हैं। और एक बहुत ही लेबल्ड मैकेनिज्म चल जाता है जिसे हम बोलते हैं कि बायोमैग्निफिकेशन, जो कि एक से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर हार्मफुल सब्सटेंसेस के जाने को कहते हैं। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हर्बिसाइड्स, जिसका बेसिक मतलब होता है कि नेचुरल डिजीज रेजिस्टेंस एलिमेंट, जो कि हम लोग नेचर में देखते हैं, जैसे कि नीम और टर्मरिक होते हैं जो कि रेजिस्ट करते हैं डिजीज को। उनसे अगर कोई डिराइव हो सके इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो कि नेचुरल एलिमेंट से डिराइव हुआ हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम हार्मफुल होगा बाकी के नॉर्मल प्लांट्स के लिए। What is transgenic bacteria? Give one example. ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के बारे में बहुत ही कम चीज़ें ही बतानी होंगी। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया वो होता है जिसके जेनेटिक मॉडिफिकेशन के साथ में, जेनेटिक मटेरियल के साथ में मॉडिफिकेशन किया हो, मैनिपुलेशन किया हो टू गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट बेसिकली। तो यहाँ पर अगर हम
प्रोडक्ट इंसुलिन का एग्जाम्पल ले, प्रोडक्ट इंसुलिन का अगर एग्जाम्पल ले तो ई कोलाई ऐसा बैक्टीरिया है जो कि नॉर्मली इंसुलिन नहीं बनाता, लेकिन अगर हमने उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ यानी कि प्लाज्मिड के साथ, उसके प्लाज्मिड के साथ में हमने मैनिपुलेशन करी तो क्या होगा कि वो ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन करने लगेगा। और क्योंकि ई कोलाई पहले से ह्यूमन इंसुलिन नेचुरली नहीं बनाता था बट अब बनाने लग गया है, तो ऐसे होस्ट को हम कहते हैं हेटेरोलोगस होस्ट, हेटेरोलोगस होस्ट। ऑलराइट, तो ये पूरा एग्जाम्पल है क्या इंसुलिन के प्रोडक्शन का। इंसुलिन की जो चेन होती है वो ए और बी चेन से बनी होती है, तो हम इन ए और बी चेन की जो डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं ह्यूमंस की, उसको हम ई कोलाई के अंदर लाइगेट कर देते हैं, जिसके बाद ई कोलाई अपना रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन करके ए और बी चेन को इंडिविजुअल बनाता है, प्रोड्यूस करता है, जिसके बाद हम इन विट्रो ए और बी चेन को लिंक कर देते हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस की मदद से। तो बेसिकली ऐसा कोई भी बैक्टीरिया जिसके जेनेटिक मटेरियल में मैनिपुलेशन हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है टू गेट अ डिजायर्ड प्रोडक्ट, उसे हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहेंगे। राइट द बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेनिफिशियल इफेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, इसके अलावा हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या है। हार्मफुल इफेक्ट्स में ये हो सकता है कि एथिकल इश्यूज हो सकते हैं कि क्योंकि हमें मालूम है कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं, लैब में क्रिएट किया जाता है, जो कि मोस्टली माइस होते हैं, बट उसके अलावा बहुत सारे मंकीज भी होते हैं जो ट्रांसजेनिक प्रोड्यूस किए जाते हैं, रैबिट्स भी होते हैं, तो उनका गलत इस्तेमाल ना हो, ये एथिकल इशू में आता है। जो भी ट्रीटमेंट होता है जो ह्यूमंस में आने से पहले टेस्टिंग की जाती है, वो माइस वगैरह में की जाती है, सेफ्टी टेस्ट की जाती है वैक्सीन की, वो एक इश्यू हो सकता है कि वो बहुत ही सेफली चेक किया जाए और क्रूअल ना हुआ जाए। इसके अलावा हार्मफुल इफेक्ट्स ये भी हो सकता है कि हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि इसके जो भी अच्छे इफेक्ट्स होते हैं वो तो हमें एक्सपेरिमेंट करके कंक्लूजन से मिल जाते हैं, बट जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वो एग्जैक्टली तभी पता चले, वो ज़रूरी नहीं होता। कि हो सकता है कि एक दो जनरेशन बाद वो कोई चीज़ नेगेटिव इफेक्ट लानी शुरू कर रही है, या फिर वो चीज़ें जो है वो जिस भी इंडिविजुअल के अंदर चेंज हुई है वो परमानेंट चेंज हो गई हो और उनके चिल्ड्रन में भी पास हो जाए, तो ये सारे इश्यूज होते हैं। इसके अलावा जीन थेरेपी, जो जीन थेरेपी जैसी चीज़ें होती हैं वो केवल उन लोगों के लिए ही एक्सेसिबल होती है जिनके पास मनी होता है, तो ये एक थोड़ा अनफेयर एडवांटेज हो जाता है, विच इज़ नॉट फेयर अगेन। तो कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की, यू हैव टू लिस्ट दोज। बेनिफिशियल तो बहुत सारे हैं कि एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, मेडिसिन में यूज़ होता है, एंड बाकी सारे प्रोडक्शन में यूज़ होता है, एंटीबायोटिक्स के, काउज को से मिल्क करने के लिए होता है। इसके अलावा ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए हैं जो कि बहुत सारे डिजीज़ के इंजाइम्स बनाते हैं, जैसे कि एम्फाइजीमा के लिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन स्पेसिफिक इंजाइम्स बने हैं। इसके अलावा सिस्टिक फिब्रोसिस के लिए भी स्पेसिफिक इंजाइम्स बने हैं। एक ट्रांसजेनिक काउ, सबसे पहले ट्रांसजेनिक काउ जो बनी थी, रोजी द काउ, जो कि 1997 में बनाई गई थी, उसका जो मिल्क होता है वो एक स्पेसिफिक ह्यूमन प्रोटीन को बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल काउज। उसमें क्योंकि एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, जैसे हम कहते हैं अल्फा लैक्ट 1 एल्ब्यूमिन। तो ऐसे बहुत सारे वो होते हैं बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के। हमको सिर्फ 3 मार्क करना है क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्वियसली। What is a clone and explain how plant clones are prepared? क्लोन्स जो होते हैं वो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट होते हैं। क्लोन्स का बेसिक मतलब होता है कि जो दो ऑर्गेनिजम्स है वो 100% एक दूसरे से सिमिलर हो, जेनेटिकली एकदम आइडेंटिकल हो, ठीक है। तो प्लांट्स में क्लोन्स बनाने के सबसे इजी एग्जांपल है आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग या फिर सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, जिसको हम बेसिकली प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन भी कहते हैं, सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। तो वो सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि एग्जैक्टली सोमा क्लोन्स बनाने में या फिर क्लोन्स बनाने में हेल्प करते हैं। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ कॉस्मेट। कॉस्मेट्स क्या होते हैं? कॉस्मेट्स बेसिकली प्लाज्मेट्स जिनमें बैक्टीरियोफाज के भी डीएनए मिक्स होते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं बिटवीन बैक्टीरियोफाज एंड बैक्टीरिया। इनका एग्जांपल एक जो डायग्राम है ये नॉर्मल प्लाज्मेट की तरह ही होता है। इनके पास स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं रिकॉग्निशन साइट्स के, ओराई होता है,
और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं। ठीक है, राइट द स्टेप्स ऑफ जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग के बेसिक स्टेप्स ये हैं कि हमको सबसे पहले तो सोर्स, जो भी हमारा डीएनए का सोर्स है उसको पता लगाना है, द सोर्स ऑफ डीएनए। उसके बाद उस सोर्स ऑफ डीएनए से उसको आइसोलेट करना है, क्लोनिंग वेक्टर को प्रिपेयर करना है। क्लोनिंग वेक्टर के बाद जो भी हमारा डीएनए था उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करके वेक्टर को भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करना है। अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है, उन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करके फिर पीसीआर करना है, और पीसीआर करने के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर बनाना है, जो कि वेक्टर को जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिक्स करते हैं वो उसे कहते हैं। उसके बाद उसको होस्ट में जिंदा रखना है, और उसके बाद जो भी हमको प्रोडक्ट मिलेगा उसको प्योरीफाई करना और बाद में सेलेक्ट करके मार्केट में भेजने के लिए रेडी करना है, जो कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाई जाती है। राइट, 3 डिफरेंसेस बिटवीन एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। न्यूक्लियसेस एक बहुत ही बेसिकली एक बड़े क्लास ऑफ एंजाइम्स में आती हैं। न्यूक्लियसेस का मतलब होता है जो न्यूक्लिक एसिड को लाइज करे, यानी कि न्यूक्लिक एसिड को तोड़े। अब इसमें जो 2 टाइप के वर्ड्स हैं, एक्सो एंड एंडो। एक्सो वर्ड का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है आउट, राइट, और एंडो वर्ड का जो सबसे बेसिक मतलब होता है वो होता है इन। तो एंडोन्यूक्लिएज का मतलब क्या है? एंडोन्यूक्लिएज का मतलब है कि जो हमारा डीएनए है, इस डीएनए के एक बीच में कहीं पर, बहुत ही मतलब कॉर्नर्स में नहीं, कहीं बीच में सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके बीच में कट करना, दैट इज एंडोन्यूक्लिएज। जबकि जो डीएनए है, डीएनए के कॉर्नर्स में कट करना, राइट, कॉर्नर्स में कट करना, एंड्स में कट करना, दैट इज एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, तो एक्सो वर्ड से याद रखना कि आउट, एंडो वर्ड का मतलब होता है इन। तो एक्सोन्यूक्लियस का मतलब है जो कि एंड्स में कट करता है, एंडोन्यूक्लियस जो कि बीच में रिकॉग्निशन साइट को रिकॉग्नाइज करके कट करता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग के बहुत बेनिफिट्स हैं। बेसिकली एनवायरनमेंट फ्रेंडली, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्दी फूड, इनएक्सपेंसिव प्रोसेस। इनएक्सपेंसिव उतना नहीं होता क्योंकि एक्सपेंसिव होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, बट अब क्योंकि ज़्यादा करी जा रही है, ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है, तो अब उतना एक्सपेंसिव नहीं रहा। जनरेट्स इनकम, एक नया सेक्टर खोलती है बेसिकली इनकम के लिए, इकोनॉमी के लिए। राइट एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर ह्यूमन वेलफेयर। बहुत ही ईजी है। 3 कोई भी एप्लीकेशन लिखना है तो हम लिखेंगे। एक तो मेडिसिन में बहुत एप्लीकेशन है, एग्रीकल्चर में बहुत एप्लीकेशन है, रिसर्च में एप्लीकेशंस हैं। फूड और हेल्थ में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। कॉस्मेटिक्स में बहुत सारे हैं, बट हमको 5 ही लिखना है तो हम 5 ही 3 नोट करेंगे। ठीक है, जो मेजर एग्जांपल्स हैं वही नोट डाउन करना है हमको। मेडिसिन में कैसे, इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन और जीन थेरेपी एक एग्जांपल है। एग्रीकल्चर, बीटी कॉटन एग्जांपल है एग्रीकल्चर में। रिसर्च में जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे हैं हम, जो रोज़ी द काऊ वगैरह बनाए हैं, उसमें रिसर्च में बहुत उनका बड़ा सेक्टर है। इसके अलावा व्हाट इज प्लाज्मिड? राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड ड्रॉ डायग्राम। प्लाज्मिड को सबसे सिंपली डिफाइन करने के लिए हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। इनका जो मेन पर्पस है ये सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करना है बैक्टीरिया में, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये मोस्टली बैक्टीरिया से ही आइसोलेट की जाती है। इनका मेन काम जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करना है, जो सेकेंडरी फीचर है एक बैक्टीरिया का। ई कोलाई जो हम लोग बहुत ही सबसे बेसिक बैक्टीरिया लेते हैं, ई कोलाई के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है ये एब्सेंट होती है, रेजिस्टेंस जो है ये एब्सेंट होती है। इसलिए जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था प्लाज्मिड को इनकॉर्पोरेट करने का, वो ई कोलाई के अंदर ही हुआ था। हमने एक सल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम नाम का बैक्टीरिया को लेकर के उसके प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट करके ई कोलाई के अंदर डाला था, और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। तो जो ई कोलाई जो पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कैरी नहीं करती थी, एक्सपेरिमेंट के बाद, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के बाद वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करने लग गई। तो प्लाज्मिड को इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, बैक्टीरिया के अंदर होता है और सेकेंडरी फीचर्स प्रोवाइड करता है।
What challenges were faced in the production of insulin through DNA recombinant DNA technology? सबसे जो बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स थे वो यही थे कि जो एक्टिव इंसुलिन था उसमें एक सी पेप्टाइड जो है वो नहीं होता है, बट ह्यूमंस के अंदर वो प्रो हार्मोन में सी पेप्टाइड बनता था। तो वो चीज़ कैसे हम न बनाएं, क्योंकि वो एक वेस्टफुल प्रोसेस होता, क्योंकि हमें प्रो हार्मोन का काम नहीं है, हमें मैच्योर हार्मोन का काम है। इसके अलावा जो इंसुलिन का प्रोडक्ट होगा क्या उसे पूरे एक लंबे चेन में बनाया जाए, क्योंकि उसकी जो ब्रिजिंग होती है, डाइसल्फाइड ब्रिजिंग, कॉम्प्लेक्स ब्रिजिंग होती है, तो इकोलाई वो सब चीज़ें कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा या नहीं, या जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जीनोम ट्रांसफर होगा वो उतना स्पेसिफिक हो पाएगा या नहीं, तो एक वो प्रॉब्लम थी। इसके अलावा बैक्टीरिया के पास बैक्टीरिया जो है कुड नॉट प्रोड्यूस एक्टिव इंसुलिन एज द इंसुलिन जीन इंसर्टेड इन द पेनिसिलियस जीन। स्पेसिफिक जीन्स थे जिनके अंदर हमें हमारे इंसुलिन जीन को इनकॉर्पोरेट करना पड़ा, क्योंकि सारी जो प्लाज्मिड होते हैं वो सारी कॉपी नंबर में डिफर करती है, तो हमको ऐसा प्लाज्मिड चाहिए जिससे कॉपी नंबर ज़्यादा हो। और बेसिकली ये भी था कि सीक्वेंस जो था इंसुलिन का वो नोन नहीं था, तो वो भी एक चैलेंज था कि जो सीक्वेंस डीएनए का इंसुलिन का नोन नहीं है तो हम उसे कैसे रिकॉग्नाइज करके फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से इकोलाई से बनवाते। तो कुछ चैलेंजेस थे, बट दे वर ओवरकम इवेंचुअली। राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्लाज्मिड एंड क्रोमोसोमल डीएनए। तो सबसे बेसिक डिफरेंस तो ये है कि इनका जो रेगुलेशन होता है ये बिल्कुल अलग होता है। प्लाज्मिड डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए से रेगुलेट नहीं होती है। क्रोमोसोमल डीएनए जो है बैक्टीरिया में ये भी सर्कुलर होता है, प्लाज्मिड भी सर्कुलर होता है, लेकिन अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स का जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो लीनियर डीएनए होता है। यूकैरियोट्स में प्लाज्मिड डीएनए एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो प्लाज्मिड डीएनए होता है इसका कॉपी नंबर बहुत हाई होता है। ठीक है, कॉपी नंबर हाई होने का मतलब है वो एक ही टर्न में बहुत सारे अपने क्लोन्स प्रोड्यूस कर सकता है। What is separation and fragmentation of DNA? Separation and fragmentation of DNA ये हम बहुत ही एक ब्रॉड टॉपिक से डिस्क्राइब करते हैं, जिसे हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अगरोस जेल का यूज करते हैं। राइट, अगरोस जेल जो होता है वो सीवीड से डिराइव होता है। अगर जेल जो सुना होगा आप लोगों ने, अगर जेल से डिराइव होता है, सीवीड से डिराइव होता है। अगरोस जेल जो होता है इसमें सीविंग क्वालिटीज होती है। सीविंग क्वालिटीज मतलब ऐसा जेल जो कि सेमी सॉलिड होता है, कुछ देर के बाद सॉलिडिफाई हो जाता है, सेमी सॉलिड रहता है, जेली की तरह रहता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे सीव्स रहते हैं, यानी कि बहुत सारे पोर्स होते हैं, जिसकी मदद से जब उस अगरोस जेल को इलेक्ट्रोफोरेसिस चेम्बर में डाला जाता है तो जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं वो अपने साइज के हिसाब से सेपरेट होता है। जितना छोटा डीएनए का फ्रैगमेंट जो होगा वो उतना दूर तक ट्रैवल करेगा। हम अगरोस जेल में ऐसे वेल्स बनाते हैं, वेल्स में हम डीएनए को पोर करते हैं और सबसे लंबा जो स्ट्रैंड होगा वो सबसे पीछे होगा और सबसे छोटा जो स्ट्रैंड होगा वो सबसे आगे होगा। इसे हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि डीएनए जो है वो एक नेगेटिव मॉलिक्यूल है, तो हम उसे एनोड कैथोड की तरफ ही पोर करते हैं ताकि वो एनोड की तरफ यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रन कर सके। राइट, तो अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो अगरोस जेल एक जेल है जिसकी सीविंग क्वालिटीज होती है, उसकी मदद से करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है, बफर का यूज किया जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को रन कराने के लिए। हमारा जो पर्पस होता है वो ये होता है कि डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट किया जा सके साइज के हिसाब से। तो जितना छोटा डीएनए का फ्रैगमेंट होगा वो उतना फार ट्रैवल करेगा, क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज कैरी करता है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते जाएगा। और ये जो डीएनए है, क्योंकि डीएनए कलरलेस होते हैं तो हमको डीएनए को इथीरियम ब्रोमाइड से कलर करना होता है, जिसके बाद वो यूवी लाइट के अंदर ब्राइट ऑरेंज बैंड्स की तरह अपीयर होता है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। दीज आर द 16 क्वेश्चंस। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।